नमस्कार, जोहार। न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा। याद कीजिए वो वक्त जब कोरोना अपने पीक पर था और हम ऑक्सीजन, बेड बेड, ऑक्सीजन, इलाज इलाज चिल्ला रहे थे। हमारे परिजन, हमारे जानने वाले सब बीमार थे, सब कोरोना से संक्रमित थे। भगवान न करे वो दिन फिर देखने को मिले। लेकिन उस दौर में भी कुछ लोग थे जो खून चूसने की कोशिश कर रहे थे और ऐसे लोगों का हमने पर्दाफाश किया ऑपरेशन रेमडेसिविर के जरिए। आपको याद होगा, हमने ऑपरेशन रेमडेसिविर दिखाया था। हमने दिखाया था कि कैसे राजीव सिंह नाम का एक शख्स रेमडेसिविर की कालाबाजारी कर रहा है। हमने लाइव स्टिंग ऑपरेशन में दिखाया था रेमडेसिविर खरीद कर कि कैसे रेमडेसिविर का खेला चल रहा है। लेकिन हम जब इस मामले में थोड़ा अंदर घुसने लगे तब हमें पता चला कि राजीव सिंह सिर्फ एक मोहरा था। इसके बहुत सारे किरदार थे। रावण की सर की तरह 10-10 सर वाले लोग थे इस पूरी कहानी में। आज उन्हीं सरों को हमने ढूंढा है और उन सरों को ढूंढते 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 हम पहुंच गए रांची के सृष्टि अस्पताल में। क्या है सृष्टि अस्पताल का सच, आज आपको वही बताएंगे और डंके की चोट पर बताएंगे। तो हमने ऑपरेशन रेमडेसिविर दिखाया था, याद कीजिए। याद होगा आपको भी, जो लोग पीड़ित हैं वो तो जानते होंगे। रेमडेसिविर ढूंढने वाला कोई शख्स कोरोना के उस काल में, यह तो तय है कि वो शख्स जो है वो खुशी से रेमडेसिविर नहीं ढूंढ रहा था। यह तो तय है कि वो शख्स बहुत परेशान था। अपने किसी चाहने वाले, अपने किसी खून के सगे वाले, अपने किसी जानने वाले की जान के लिए वो रेमडेसिविर ढूंढ रहा था। लेकिन इस दौरान रांची में जब कोरोना पीक पर था, एक अस्पताल खुलता है जिसका नाम होता है सृष्टि अस्पताल। सृष्टि अस्पताल के पास कोई इक्विपमेंट्स ऐसे नहीं थे, लेकिन वो अस्पताल अपना आईसीयू चलाता है। 7 से 8 लोगों के वहां पर कोरोना के दौरान मौत हुई। हमें खबर मिली, कुछ लोगों ने यह भी बताया कि वहां लोग मर जाते थे, फिर भी उन लाशों को भी रखा जाता था ताकि अस्पताल का बिल बढ़ सके। उस अस्पताल में कोई ऐसी विशेष सुविधा नहीं थी। इतना ही नहीं, इस कहानी को जानने के लिए आपको 3 किरदारों से आज वाकिफ करवा देते हैं। पहले किरदार, इस अस्पताल को चलाने वाले डॉक्टर सुधाकर देव, इस अस्पताल के मालिक। दूसरे किरदार, इस अस्पताल को ऑपरेट करने वाले मनीष सिन्हा। और तीसरे किरदार, रांची के बिरसा चौक में बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर विक्रम सिंह। इन सब किरदारों से आपका हम तारुफ करवाएंगे, लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को आप देख लीजिए। इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। रिपोर्ट दिखाइए। भ्रष्टाचार कथा। जी हां, ये वही सृष्टि अस्पताल है जहां पर पिछले 30 दिसंबर को सीआईडी ने रेमडेसिविर कालाबाजारी मामले में रेड डाली थी। सीआईडी की रेड यूं ही नहीं पड़ती। आइए हम आपको इसके पीछे की कहानी सुनाते हैं। असली कहानी जिसमें है 4 नायक। सबसे पहले नायक डॉक्टर सुधाकर देव, जिन्होंने ये अस्पताल खोला। दूसरे नायक बैंक मैनेजर वीरेंद्र सिंह, जो बैंक ऑफ बड़ौदा के बिरसा चौक शाखा के मैनेजर हुआ करते थे। उन्होंने इस अस्पताल को 7 करोड़ का टर्म लोन दिया, 85 लाख की रिश्वत खाई। इसके अलावा एक तीसरे भी नायक इस संस्थान से जुड़े, उनका नाम था मनीष सिन्हा, जिनकी कई फार्मेसी शॉप्स हैं, जिनके साथ मिलकर राजीव सिंह ने रेमडेसिविर की कालाबाजारी की। और उस जमाने में जब हाहाकार मचा हुआ था, इसी अस्पताल से 136 रेमडेसिविर और पेविफिराविर नाम का एक और महत्वपूर्ण इंजेक्शन इसी अस्पताल से लाखों में ब्लैक हुआ। एक चौथा नायक भी इससे जुड़ता है। उनका नाम है पूर्व ड्रग इंस्पेक्टर सुरेंद्र प्रसाद। जी हां, पूर्व ड्रग इंस्पेक्टर सुरेंद्र प्रसाद, जो ड्रग इंस्पेक्टर होते हुए इस नेटवर्क में शामिल हुए और अपनी अवैध कमाई जो उन्होंने अपने ड्रग इंस्पेक्टर रहते हुए की थी, उससे कई संस्थानों में साइलेंट पार्टनर बने। और कहा जाता है कि इस नेटवर्क के 4 जो नायक हैं, उन सब ने मिलकर
कई जगह अपनी ब्लैक मनी डाली है। कोरोना और जिंदगी के बीच जब जंग चल रही थी, ठीक उसी वक्त रांची में एक अस्पताल ने जन्म लिया। अस्पताल का नाम था सृष्टि अस्पताल। उस वक्त जब पूरा झारखंड अस्पताल में बेड, ऑक्सीजन और रेमडेसिविर के लिए जद्दोजहद कर रहा था, तब न्यूज 11 भारत ने ऑपरेशन रेमडेसिविर कर इस प्राण रक्षक दवाई की कालाबाजारी का खुलासा किया था। और इसी खुलासे से तार जुड़े हैं सृष्टि अस्पताल के। सृष्टि अस्पताल के बारे में जानने से पहले 3 लोगों को जान लीजिए। पहला किरदार डॉक्टर सुधाकर देव, सृष्टि अस्पताल के मालिक। इन्होंने अस्पताल अपडेट करने के नाम पर लोन लिया, पर अस्पताल को कभी अपडेट ही नहीं किया। अस्पताल में बिना सुविधा के आईसीयू बना। इस आईसीयू ने कोरोना काल में कई जान ले ली। दूसरा किरदार मनीष सिन्हा, सृष्टि अस्पताल के कर्ता धर्ता। मैक्सिमा कंपनी का एक एमआर करोड़ों का मालिक कैसे हो गया। तीसरा किरदार वीरेंद्र सिंह, मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा, बिरसा चौक। बैंक मैनेजर करोड़ों के मालिक कैसे बने? क्या लोन पास होने के एवज में उन्होंने हिस्सा लिया? खबर है कि सृष्टि अस्पताल रेमडेसिविर की कालाबाजारी में अव्वल था। मनीष सिन्हा के भाई हैं आशीष गुप्ता। मनीष सिन्हा ने सृष्टि अस्पताल से 10 रेमडेसिविर आशीष को दिए। आशीष ने 5 रेमडेसिविर एके मेडिकल कांके रोड को बेचे। आशीष के पास वाले ही 5 और रेमडेसिविर राकेश नामक शख्स को भी बेचे गए। कहां, कैसे, इन सब का हिसाब हमारे पास है। सृष्टि अस्पताल की कहानी बस इतनी ही नहीं है, ये कहानी आगे भी है। और मामला सिर्फ रेमडेसिविर तक ही नहीं है, मामला आगे भी है। सृष्टि अस्पताल के मालिक सुधाकर देव ने इस अस्पताल को इक्विपमेंट से अपडेट करने के लिए लोन लिया। यह लोन 7 करोड़ रुपए का था और बैंक ऑफ बड़ौदा, बिरसा चौक से था। इस लोन से अस्पताल में कोई इक्विपमेंट नहीं खरीदा गया। लोन पास होने के 2 से 3 दिन के बाद बैंक लोन पास करने वाले बैंक मैनेजर के अकाउंट में बड़ा हिस्सा गया। बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी है। यहाँ तो हर शख्स पे उल्लू बैठा है। अंजाम गुलिस्तां क्या होगा? हम ये चाहते हैं कि झारखंड में जो ये कस्टमरी है, पद्धति है कि जमकर सरकारी संस्थानों में भ्रष्टाचार करके अवैध संपत्ति जमा करो, बैंक में मैनेजर हो तो किसी को भी किसी भी शर्त पर लोन दो, भारी कमीशन कमाओ और फिर किसी न किसी वेंचर में उसको निवेश करके आराम से मस्ती की जिंदगी काटो। तो इन 4 नायकों की बहुत कड़ाई से जांच होनी चाहिए, इनके कार्यकाल की जांच होनी चाहिए, इनके क्रियाकलापों की जांच होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि रेमडेसिविर और फेविपिराविर इंजेक्शन की कालाबाजारी की जांच करके इनके तमाम गुनाहों पर पर्दा डाल दिया जाए। कैमरामैन दीपक के साथ में शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। तो मैं अब आपको पूरी कहानी से परिचित करवा देता हूं। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो वक्त याद कीजिए जब पूरा झारखंड त्राही त्राही कर रहा था। पूरे झारखंड में त्राहीमाम मचा था। कोरोना अपने पीक पर था। हर कोई रेमडेसिविर ढूंढ रहा था, रेमडेसिविर ढूंढ रहा था। और उस वक्त को कुछ लोगों ने पैसा कमाने का जरिया बना लिया। कोई भी शख्स जो रेमडेसिविर ढूंढ रहा था, खुशी से नहीं ढूंढ रहा था। उसी दौरान रांची में सृष्टि अस्पताल का जन्म होता है। और देखिए कितनी जल्दी यह अस्पताल तरक्की करता है। कोरोना में ही बना और कोरोना के दौरान ही यहां आईसीयू बन गया। आईसीयू में कोई वैसा इक्विपमेंट था नहीं, लेकिन वहां आईसीयू बन गया। चलिए, यहां पर 7 से 8 लोगों की मौत हुई है सृष्टि अस्पताल में। हमें जो खबर मिली है, सूचना यह कहती है कि वहां से 10 रेमडेसिविर एक बार गायब हुए। 10 रेमडेसिविर ये कहां गए मैं बताता हूं आपको। इस अस्पताल को चला रहे हैं मनीष सिन्हा साहब, यानी कि वहां के कर्ता धर्ता वही है। मनीष सिन्हा साहब के भाई हैं या उनके जानकार हैं, ये जांच का विषय है। जांच करे, ईडी सीआईडी जांच कर ही रही है। हमें जो सूचना मिली है, आशीष गुप्ता इनके जानकार हैं। तो मनीष सिन्हा साहब से आशीष गुप्ता नामक एक शख्स के पास ये 10 रेमडेसिविर जाते हैं। अब ये 10 रेमडेसिविर 2 जगह जाते हैं, एके मेडिकल कांके रोड और मेडिकल पॉइंट कांके रोड। मेडिकल पॉइंट नाम की दवा दुकान,
इन्हीं दो दुकानों से 5-5 रेमडेसिविर बिकती है, मुंह मांगे दामों में बिकती है। ईडी सीआईडी सब जांच कर रही है। अब 3 किरदार है, हमने आपको बताया। पहले किरदार डॉक्टर सुधाकर देव। परिचय यह है कि उन्होंने अपने अस्पताल को अपडेट करवाने के नाम पर 7 करोड़ का लोन उठाया। क्या अस्पताल अपडेट हुआ, कितना अपडेट हुआ, यह जांच का विषय है। जांच होनी चाहिए कि ये 7 करोड़ रुपए जो हैं ये किस तरीके से लगाए गए पैसे। नियम यह कहता है कि जब आपको बैंक का लोन इस अपडेशन के नाम पर मिलता है तो आपको एक सर्टिफिकेट जमा करना पड़ता है कि फलाना 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 इक्विपमेंट्स हमने खरीदे हैं। क्या आपने वो सर्टिफिकेट जमा किया सर? आपको तो धरती का भगवान कहा जाता है हुजूर, आप ऐसे हरकत करेंगे तो कैसे चलेगा। चलिए अगले किरदार पर आते हैं। अगले किरदार है मनीष सिन्हा। एक मैक्सिमा नाम की कंपनी है जो हड्डियों की दवाई बनाती है, इसके एमआर हुआ करते थे। 40,000 रुपए का इनकम टैक्स रिटर्न भरा करते थे ये, और 40,000 रुपए का इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाला शख्स रांची के अरगोड़ा के चापू टोली में 1.5 करोड़ का मकान खरीदेगा। इनकी कहां कहां इन्वेस्टमेंट है वो भी हम आपको बताएंगे, चिंता मत कीजिए। ईडी और सीआईडी इनके पीछे लगे हुए हैं। तीसरा किरदार है वीरेंद्र सिंह, जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा में मैनेजर हैं बिरसा चौक में। अब आरोप ये कहते हैं कि ये जो 7 करोड़ रुपए का ये जो लोन मिला, ये पहले तो नियम विरुद्ध था। दूसरा, इस लोन का कुछ हिस्सा वीरेंद्र सिंह साहब के पास भी गया। हमारे पास ऐसे कुछ लोग आए जिन्होंने हमें बकायदा कहा कि ऐसा हुआ है, तो सीआईडी और ईडी इस पॉइंट पर भी जांच करे। ये पैसे जो हैं ये कौन कौन से रिजॉर्ट में इन्वेस्ट हुए हैं, इसके भी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं। कुछ कहानियां हमारे पास भी हैं, कुछ इत्तेफाक हमारे पास भी हो जा रहे हैं। ईडी सीआईडी को भी बहुत कोशिश की गई कि सीआईडी को मैनेज किया जाए। वो तो पाल्टा, अनिल पाल्टा जैसे अधिकारी इस मामले की देखरेख कर रहे थे, इस कारण से ये मामला यहां तक पहुंचा भी। वरना सीआईडी के बाकी मशीनरी को बहुत ज्यादा हद तक मैनेज कर लेने की कोशिश की गई थी। मेरे साथ मेरे सहयोगी अजय लाल जुड़े हुए हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से अमित साहब हैं, मेरे साथ कांग्रेस से शमशेर आलम साहब हैं। अजय जी, एक होती है गलती और एक होता है गुनाह, और मानवता का गुनाह तो सबसे संगीन गुनाहों में आता है जिसकी कोई तौबा नहीं होती, और यह गुनाह मानवता का गुनाह है। जब इंसान त्राही त्राही करके सांसों के लिए तड़प रहा था, दुनिया सांसों के लिए तड़प रही थी, और तब रेमडेसिविर की कालाबाजारी करके पैसे उगाही हो रही थी। मतलब इससे बड़ा गुनाह कुछ हो सकता है? इससे बड़ा गुनाह कुछ हो सकता है कि अस्पताल में मरीजों की मौत हो चुकी है लेकिन फिर भी उन्हें रखा गया ताकि बिल बढ़ाया जा सके। ऐसे भी कुछ हमारे पास भुक्तभोगी है। अजय जी, ये मतलब ऐसी गलतियों का क्या कोई तौबा हो सकती है? देखिए अभिषेक, ये गलती नहीं है बल्कि यह गुनाह है। गलती की माफी होती है और गुनाह की सजा होती है। मुझे लगता है कि राज्य सरकार इन तमाम मामलों को बेहद ही नजदीक से देख रही है, और आज न कल सृष्टि हॉस्पिटल बंद होगा, ये इसके तमाम चीजें जब्त होगी, इसकी भी पूरी उम्मीद है, पूरी आशंका है। जिस प्रकार से सृष्टि हॉस्पिटल में आप जब जाएंगे तो वहां पर एक गणेश भगवान की मूर्ति लोगों ने लगा रखी है, और सुबह में शायद तमाम डॉक्टर यही प्रार्थना करते होंगे कि हे भगवान, हे ईश्वर, कोरोना की तीसरी नहीं, चौथी नहीं, पांचवी नहीं, जितनी लहर है सब आप रांची में भेज दीजिए ताकि मेरा हॉस्पिटल रेमडेसिविर की कालाबाजारी करता रहे और माल कमाता रहे। और एक बात यह भी मानकर चलिए कि जिस वीरेंद्र सिंह की चर्चा हो रही है, बैंक ऑफ बड़ौदा बिरसा शाखा जो बैंक ऑफ बड़ौदा का, वहां ये मैनेजर हुआ करते थे, और लोन पास कराने के बाद 7 करोड़ का लोन जैसे ही पास हुआ, इन्होंने अपना तबादला हेसल ब्रांच सिंह मोड़ की तरफ का के एक इलाका हेसल आप तरीके से खोजेंगे तो वो बैंक ऑफ बड़ौदा आपको आसानी से नहीं मिलेगा। 4-5 लोगों से पूछेंगे कि भैया बैंक ऑफ बड़ौदा जाना है हेसल शाखा में, तब जाकर वो हेसल शाखा आपको दिखेगी। और अभी वीरेंद्र सिंह उसी ब्रांच के मैनेजर हैं, और 8 दिन पहले न्यूज 11 की टीम मैं खुद वहां गया था वीरेंद्र सिंह से मिलने, उनका पक्ष जानने के लिए कि एक बैंक अधिकारी के पास, किसी ब्रांच का जो बैंक अधिकारी होता है, वो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम देखेंगे अभिषेक, टेक्निकल चीजों को पकड़ने की जरूरत है। इस हमाम में कई और लोग नंगे होंगे। 4 लोगों का जिक्र हो रहा है, 4 बड़े लोगों का जिक्र हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे परतें खुलेगी
कई लोगों की गले फंसेंगे इसमें। बैंक मैनेजर किसी भी शाखा का होता है, उसके ज्यादा से ज्यादा पावर होता है कि वो 1 करोड़ तक का बैंक लोन किसी को अलॉट कर सकता है, नहीं किसी को लोन दे सकता है। लेकिन 7 करोड़ लोन जैसे ही बात होगी, आपको रीजनल ऑफिसर के ऑफिस के अधिकारियों से संपर्क करना होगा, वहां से उनकी सहमति लेनी होगी। तो यह क्यों ना माना जाए कि वीरेंद्र सिंह ने अपने इस जाल में कई और लोगों को भी अपने पार्ट में, अपने पक्ष में कर रखा है। आने वाले दिनों में न्यूज 11 के पास जो डॉक्यूमेंट है, बैंक ऑफ बड़ौदा का जो रीजनल ऑफिस है, वहां के भी कई अधिकारी इस सृष्टि हॉस्पिटल के घालमेल में अपने आप उन्होंने घुमा रखा है, मिला रखा है। तमाम लोगों की परतें खुलेगी। और वीरेंद्र सिंह के हेसल शाखा में मैं लगातार 2 दिन 3-3 घंटे बैठकर आया। पता नहीं उनका कौन सा सूत्र है, कौन सा सोर्स है। जैसे ही न्यूज 11 की टीम वहां जाती थी, वो पता नहीं किस रास्ते से बैंक से बाहर आ जाते थे। मैंने बाकायदा 3-3 बार अपना नाम और फोन नंबर लिख के छोड़ दिया था कि आप संपर्क करें, आपका पक्ष जानना है। लेकिन उन्होंने इसकी कोई परवाह नहीं की। जाहिर सी बात है, पूरे गुनाह में इन तमाम लोगों के हाथ काले हो चुके हैं। सीआईडी जांच कर रही है। अनिल पाल्टा साहब बहुत जिम्मेदार अधिकारी हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि कई लोगों की गर्दनें फंसेंगे। अभी तो शुरुआत है, न्यूज 11 ने इसकी शुरुआत कर दी है। और एक बार मैं फिर कह रहा हूं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं भारती। अजय लाल जी, इसके आगे की कहानी मैं बताता हूं। सुधाकर देव साहब हैं, उनका मन बहुत कर रहा है कि वो न्यूज 11 को सौंट दें। किसी एक परिचित को उन्होंने कहा है कि न्यूज 11 से बात बाद में होगी, पहले सौंटा जाएगा। तो पहले ईडी और सीआईडी का सौंटा झेल लीजिए, फिर न्यूज 11 को सौंटिएगा। न्यूज 11 तो उलगुलान का बच्चा है, ठीक है, सीधी सी बात है। हमें बहुत सौंटा झेलने की आदत है, हमारी चिंता करिए मत आप। आपको तो हम धरती का भगवान मानते थे, लेकिन आपके जैसे लोग असल में समाज के नाम पर गाली हैं। सच बात यही है। हमारे साथ अमित जी हैं, शमशेर जी हैं। अमित जी, मतलब एक होती है गलती, ठीक है, देखिए सीआईडी और ईडी जांच कर रही है, सब सच सामने आ जाएगा। ईडी को चाहिए तो हम लोग भी डॉक्यूमेंट देने के लिए तैयार हैं। चलिए वो सब बातें ठीक है। मुझे वो वक्त याद आता है जब एक एक सांस के लिए हम लोग तड़प रहे थे। आपने भी अपने जानने वालों को, कईयों को खोया होगा, हम लोगों ने भी खोया होगा। मतलब एक इंसान के जिगर की जगह पर जिगर, दिल की जगह पर दिल नहीं होगा, तभी ना वो ऐसे समय में भी पैसा कमाने की कोशिश कर रहा होगा। आपने सही बात कहा। और हमको तो वो दिन भी याद है जो इसी कार्यालय में एक बार भंडाफोड़ हुआ था, लोग बैठे हुए थे और आपने पूरे प्रदेश को दिखाने का काम किया था। लेकिन विषय वहां पे नहीं है भाई साहब, विषय यहाँ पर आकर रुक जाता है कि इन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है। न्यूज 11 ने उस समय पूरे प्रदेश को दिखाने का काम किया कि किस तरह से रेमडेसिविर, किस तरह से महत्वपूर्ण जो इंजेक्शन है उसकी कालाबाजारी हो रही है, लोगों को पुलिस तक पहुंचाने का काम किया। लेकिन उनको सजा हमने आज तक नहीं सुना कि सरकार ने कोई फास्ट ट्रैक लगाया, सरकार के द्वारा कोई तत्परित कार्रवाई हुई कि उनको एक जल्दी से जल्दी सजा मिल जाए, कि लोग के मन में भय हो। यहाँ तो सबसे बड़ा चीज है कि झारखंड में भय नाम का चीज ही खत्म हो गया है। हम जो मनमानी चाहे वो कर सकते हैं आज के समय में। लगातार कई चैनलों ने झारखंड के कई अस्पतालों के बारे में दिखाने का काम, केवल आज आप ये पहला अस्पताल का नहीं दिखा रहे हैं, कई अस्पतालों के बारे में, कई अस्पतालों के बारे में अनेक बार कांग्रेस के भी मेरे साथी यहाँ बैठे हुए हैं, वरिष्ठ हैं, और कई बार इनके यहाँ भी कार्यालय में लोग जाते होंगे कि यहाँ पर फलना ऐसा ले रहा है, फलना ये पैसा वसूल रहा है। हमारे ऑफिस में भी लोग आते हैं। हम उस शिकायत को जब सरकार के माध्यम से ले जाना चाह रहे हैं तो सरकार के कान में रुई लगा हुआ है, वो सुनने तक के लिए तैयार नहीं है कि इस तरह का भी काम उनके प्रदेश में हो रहा है। और हमको लगता है कि पूरी तरह से जो स्वास्थ्य व्यवस्था है यहाँ पर पूरी तरह से एक तरह से ध्वस्त हो चुका है। और तीसरी लहर, चौथी लहर, आपने ठीक कहा था कि कितने भी लहर आ जाए इस तरह के लोग बाज नहीं आने वाले हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है, हम चैनल के माध्यम से दिखाते रह जाएंगे जब तक सरकार की मंशा ठीक नहीं होगी, सरकार की सोच ठीक नहीं होगी, सरकार उन पर कार्रवाई नहीं करेगा, तब तक ये बदलने वाला नहीं है। चलिए शमशेर जी। अमित जी को जानकारी का अभाव है। जब इस तरह के मामले न्यूज 11 ने जब उठाया था तो याद कीजिए कि राजीव नाम का आदमी किस तरह से उसको प्रशासन ने पकड़ा और जेल भेजने का काम किया था। और हमको लगता है कि 6 महीना वो जेल में रहे।
अब है कि उनको सजा देना न्यायालय का काम है, लेकिन जो हमारे राज्य सरकार का दायित्व था, जो हमारे स्थानीय प्रशासन का दायित्व था, हम लोगों ने उसको पकड़ करके और सजा देने का काम आभार किसको प्रकट करिएगा? न्यूज 11 की सरकार को आप ये बता दीजिए ना। सवाल है कि आपने कहा, आप ये बता दीजिए ये सूचना कि हमने अरे जेल तो जाना ही था। न्यूज 11 ने आपने कहा कि कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो आज तक कोई सजा हुआ 6 महीना हो गया भाई साहब। सजा देना न्यायालय का काम है, न्यायालय का हमारा और आपका काम नहीं है। मेरी बात को आपने सुना नहीं? हम नहीं, मैं सुन लिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट आप लगातार भाषण देते रहे, सजा मिलनी कुछ नहीं कर रहा है सरकार, कुछ नहीं कर रहा है सरकार। उस पर हम आपको बता दिए कि जानकारी का अभाव आपको है कि उसी समय में राजीव कुमार जो राजीव सिंह थे, दोषी थे, उनको जो है कि प्रशासन ने जेल भेजने का काम किया था। जहां तक सवाल है मानवता के नाते, चूंकि ये राज्य कोरोना को बहुत झेल चुका है, और हम धन्यवाद देते हैं अपने युवा मुख्यमंत्री को, धन्यवाद देते हैं हम अपने युवा स्वास्थ्य मंत्री को कि इस कोरोना के विकट घड़ी में भी सरकार के तरफ से, प्रशासन के तरफ से जो भी चीज हुआ, हम लोगों ने कोरोना का सामना किया है। इसको हम नहीं, देश और दुनिया मान रही है। कोरोना से ज्यादा खतरनाक ये जो लोग हम बता रहे हैं ना, मैं वहीं पर आ रहा हूँ। ज्यादा खतरनाक अब रहा कि इस तरह के जो मामले आपके न्यूज 11 के माध्यम से जो आया है, उस समय तो एक व्यक्ति का नाम आया था, राजीव कुमार। अब ये आप जो भंडाफोड़ कर रहे हैं कि इसमें ये लोग हैं और एक बड़ा हॉस्पिटल है और उस हॉस्पिटल के माध्यम से हो रहा है, तो निश्चित तौर पर सरकार के संज्ञान में अगर आया है तो उस पर जांच भी होगी। स्वास्थ्य विभाग भी जांच करेगा कि सृष्टि हॉस्पिटल जो है वो टोटल गाइडलाइन मेडिकल का हॉस्पिटल का फॉलो कर रहा है कि अथवा नहीं कर रहा है। इसकी जानकारी भी हम अपने माननीय मंत्री बल्ला गुप्ता जी को भी देंगे, और आपके माध्यम से उनको जानकारी मिल ही रही होगी। दूसरी चीज है कि बैंक मैनेजर, तो सवाल है कि इन कृत कार्यों में अगर कोई भी संलिप्त है, चाहे कोई भी कितना बड़ा पदाधिकारी हो, निश्चित तौर पर जो हमारे जान के साथ, हमारे स्वास्थ्य के साथ, हमारे राज्य के जनता के स्वास्थ्य के साथ अगर खिलवाड़ करेगा, तो ये जो हेमंत की जो सरकार है, गठबंधन की सरकार है, निश्चित तौर पर बख्शे नहीं जाएगी। चलिए, अब सीधी सी बात इतनी सी है, देखिए बैंक की जहां तक बात है, बैंक को अब अपनी साख बनाए रखने की जरूरत है। ऐसी चीजें अगर हो रही हैं तो बैंक को खुद, बैंकिंग का अपना सिस्टम होता है, बैंक्स को खुद जांच करनी चाहिए कि भाई ये हुआ है तो हुआ कैसे है, अगर ये हुआ है तो ये हुआ कैसे है। बैंक्स के साथ अभी बहुत बड़ी चुनौती ये है कि भैया मतलब बहुत सारा खेल है सर, बहुत सारा खेल है, इसका साफ होना बहुत जरूरी है। मैं एक आखिरी सवाल जो है शमशेर जी आपसे समझना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा कि देखिए सबसे जरूरी ऐसे अस्पतालों पर नकेल कसना है। ये सृष्टि अस्पताल ऐसा अकेला अस्पताल नहीं होगा, ऐसे कई अस्पताल होंगे, एक का तो हमारे सामने आ गया, ऐसे कई अस्पताल हैं जिन्होंने मतलब अपने कोरोना काल में देखा पैसे, अरे जिसको देखिए अपने पैकेज दे रहा है कोरोना को लेकर के, मतलब बीमारी है भाई, ये वक्त सेवा का है, डॉक्टर को धरती का भगवान, और कमोबेश हर निजी अस्पताल जितने हैं ना, सब समझिए कि किसी न किसी डॉक्टर के द्वारा ही चलाए जाते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स के द्वारा चलाए जाते हैं, वो लोगों की पीड़ा को समझते हैं। अब तक ऐसा कोई एक मतलब गाइडलाइन फॉलोअप ऐसा कुछ क्यों नहीं हुआ कि मतलब जिसे लेकर के कहा जाए कि हाँ इस बार कोरोना आएगा तो इतना ही फीस लेना, इनको लेकर के नकेल कस देनी है। नहीं, देखिए निश्चित तौर पर निजी अस्पतालों की जो लूट की छूट है, ये लगातार, ये नहीं कि ये हमारी सरकार है तो बस सरकार को आप अलग रख दीजिए, ना सरकार से लेना ही देना, चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे हमारी सरकार हो, इसको बिल्कुल अलग रख दीजिए। तो ये साफ जाहिर है कि इस तरह के निजी अस्पतालों से पीड़ित हमको शायद लगता है कि हर परिवार है, चाहे हम बैठ के यहाँ पर डिबेट में शामिल हुए हैं तो हमारा भी सामना हुआ है निजी अस्पतालों से, अभी जी का भी परिवार में कहीं ना कहीं सामना हुआ होगा, आपका भी हुआ होगा। तो निजी अस्पतालों को ये कहिए कि लूट की छूट मिली हुई है, वो जिसको चाहे जिस तरह नहीं होता है कि अगर आप हॉस्पिटल में पहुंच गए, स्टेप लेना पड़ेगा, हॉस्पिटल में पहुंच गए तो आपको सिरिंज लगा करके और आपका ब्लड तक निकाल लेंगे, ये ऐसे लोग हैं। तो हमारा ये कहना है कि निश्चित तौर पर राज्य स्तरीय स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ये जरूर होना चाहिए कि ताकि निजी अस्पतालों को लूटने की छूट नहीं हो। हाँ ठीक है, निजी अस्पताल है, थोड़े महंगे हो सकते हैं, लेकिन अब इतना ही नहीं कि बिल्कुल खूने चूस लीजिए। ऐसा अपडेट इसमें यह है कि अभी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ जो वीडियो कॉन्फ्रेंस हुआ था तो स्वास्थ्य मंत्री ने ये पॉइंट रखा है
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के सामने रखा है, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने, कि आप एक ऐसा गाइडलाइन दीजिए कि जो निजी अस्पताल है उनकी फीस जो है वो कम से कम एक मतलब निश्चित पैमाना होना चाहिए सर, केंद्र की तरफ से अगर गाइडलाइन मिले तो अब हम आगे बढ़े। हाँ अमित जी बोलिए। देखिए, हमको जहां तक ध्यान में आ रहा है कि जब कोविड सेकेंड का दौर आया था और हम लोग के परिवार से भी कई लोगों की जान गई थी और हम लोग भी लगातार हॉस्पिटल के संपर्क में थे, हॉस्पिटल लगातार आना जाना होता था। हमको उस समय याद है कि सरकार की तरफ से गाइडलाइन पास किया गया था सभी प्राइवेट हॉस्पिटल को कि आपको इतना ही लेना है, आपको इलाज करना है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे राज्य के प्राइवेट हॉस्पिटल ने उस गाइडलाइन का पालन करने से सीधे मना कर दिया था और मनमाना तरीका से वो वसूलते रहे। यहां तक कि बेड उपलब्ध नहीं होने पर भी मरीजों को अपने यहां बाहर रखते थे और बोलते थे ठीक है आप बाहर रहिए, 24 घंटा में आपको हम एडमिट करेंगे। मरीज के पास कोई चारा नहीं था। मतलब इंसानियत को चूर चूर कर देने वाला दृश्य उस समय दिखा था और बहुत सा दृश्य तो आपके माध्यम से आया था हम लोगों के पास और हम लोगों ने देखा था। ये जो आज आप एपिसोड दिखा रहे हैं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने ये एपिसोड दिखाया जी। और ये एपिसोड केवल यहीं का नहीं है, कम से कम 10 ऐसे बड़े हॉस्पिटल शहर में चल रहे हैं। सही बात। 10 ऐसे बड़े हॉस्पिटल को आप बोलिएगा कि मैं उसका नाम भी बताने के लिए आपको एकदम सही बात है, जो कहीं ना कहीं एक तरह से कहें तो राक्षस रूपी हॉस्पिटल वो चल रहे हैं। अच्छा, इस अस्पताल के एक और शोषण करने वाले हॉस्पिटल चल रहे हैं जहां पर आम आदमी के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई जगह नहीं। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। इस अस्पताल ने जो अपनी डिटेल शेयर की है, तो इस अस्पताल की डिटेल में ये कहते हैं कि भैया इनके यहाँ 12 घंटे कुछ नर्सेस जो हैं, नर्सेस और टेक्नीशियन जो हैं, वार्ड बॉयज हैं, नर्सेस और डॉक्टर्स, वो 12-12 घंटे की शिफ्ट करते थे। वही डॉक्टर्स उसी दिन जिस दिन इनके यहाँ 12 घंटे की शिफ्ट करते थे, राज हॉस्पिटल में भी 12 घंटे की शिफ्ट करते थे। अब बताइए कोई इंसान ऐसा पॉसिबल हो सकता है 12 घंटा यहाँ नौकरी करे, 12 घंटा वहां नौकरी करे? तो आखिर ये नौकरी करने वाले कौन लोग हैं? क्या ये मतलब सही में नौकरी करने वाले लोगों को? बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, आने वाले दिनों में हम खोलेंगे। अभी चूंकि वक्त का तकाजा ये कह रहा है कि हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम दर्शकों से पूछेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा का गुनहगार कौन है, इस चूक का गुनहगार कौन है, यह हम समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि रांची में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। सीएम हेमंत सोरेन के काफिले पर इसी तरीके लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।